नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस दूसरे वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग प्रश्न नंबर 3 भूगोल सराव पत्रिका में हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 जहां से शुरू होता है वो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 4 ये जो है इसमें आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर भारताच्या नकाशा आराखड्यात माहिती भरा व सूची तैयार करा। तो बच्चों ये भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ये जो प्रश्न है मैं आप लोगों को जो भरने वाला चीज़ है वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए ज़रा मुझे सेटिंग अलग से करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 अ है और आ देखो यहाँ पर है ब्राज़ील देश का मानचित्र है और इसमें कई बातें दर्शाई गई हैं। और इसमें क्या क्या है, ब्राज़ील प्रमुख वाहतुक मार्ग। देखो बच्चों, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि यह किस चीज़ को दर्शाने वाला मानचित्र है। तो ये लिखा होता है प्रमुख वाहतुक मार्ग, यानी प्रमुख परिवहन मार्ग, ये दिखाने के लिए ये नक्शा है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं तो नीचे प्रश्न दिया है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में भी आएंगे। तो नकाशातील अति दक्षिणेकडील बंदराचे नाव लिहा, यानी इस मानचित्र के बिल्कुल दक्षिण में जो बंदरगाह है उसका नाम लिखिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रियो ग्रांडे। कैसे हम पहचानेंगे कि ये बंदरगाह है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एकदम मोटी लाइन है, वो प्रमुख रास्ते है, पतला है इतर रास्ते अन्य मार्ग है, ये लौह मार्ग है, ये जो बिंदी है ये राजधानी है, और ये पर्यटन केंद्र है, और ये विमानतल है जो बना हुआ है हवाई जहाज़, और ये जो अंकुश की तरह बना है ये है बंदरगाह। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं रियो ग्रांडे, यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब अच्छी तरह दिखेगा। तो ये बंदरगाह है, अति दक्षिण में बंदरगाह है। और नकाशातील प्रमुख रस्त्याचे नाव काय आहे। तो ये प्रमुख रास्ता जो आप लोग मानचित्र में जब पाठ में मैं पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया था कि प्रमुख रास्ता देखो यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है, इसका नाम है ट्रांस अमेजोनियन मार्ग। और इसके बाद अगला प्रश्न है ब्राझिलियातून मेनॉसला जाण्यासाठी कोणत्या वाहतूक मार्गाचा वापर करावा लागेल। ब्राज़ीलिया से मेनॉस जाने के लिए किस परिवहन का उपयोग हम करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर है ब्राज़ीलिया, और थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पर है ब्राज़ीलिया, और ये देख रहे हैं ब्राज़ीलिया है, और ये है मेनॉस। यहाँ पर हमें कोई भी रेलवे लाइन ऐसा नहीं दिख रहा है। तो बंदरगाह है लेकिन वो वहाँ ब्राज़ीलिया से ऐसी कोई नदी नहीं है, तो यहाँ जाने का एक ही मार्ग है, सड़क मार्ग। इसके बाद है बोआ विस्टा विमानतल ब्राज़ीलच्या कोणत्या दिशेला आहे। बोआ विस्टा ये ब्राज़ील की कौन सी दिशा में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्राज़ील के उत्तर दिशा में है बोआ विस्टा, यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ये है बोआ विस्टा, ब्राज़ील के उत्तरी दिशा में है। और ब्राज़ीलच्या पूर्वी किनारापट्टीवरील 2 विमानतळाची नावे लिखा। ब्राज़ील के पूर्वी किनारा, आप लोग जैसा कि जानते हैं मानचित्र में यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, ये ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो इसमें पूछा क्या है बच्चों कि ब्राज़ील के पूर्वी किनारा के 2 विमानतलों का नाम लिखो। तो यहाँ पर देखो रेसीफ है, रियो डी जेनेरियो है, कुरीटीवा है,
इसी तरह एक यहाँ और है पोर्टो अलेग्रा और रियो ग्रांडे, ये सब विमानतल के नाम हैं। इसमें से किसी दो का नाम लिखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से ये ब्राज़ील के नक्शे में ये दिखाना है, तो नक्शे वाला हम लोग काम दूसरे दिन करेंगे। अभी यहाँ पर भारत का मानचित्र आप लोग देख रहे हैं। ये किस चीज़ का मानचित्र है? तो यहाँ राष्ट्रीय महामार्ग और प्रमुख बंदरगाह, राष्ट्रीय महामार्ग और प्रमुख बंदरगाह। तो हम लोग इसमें इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। नीचे प्रश्न है, वरील नकाशा काय दर्शितो, यानी ये नकाशा, यह मानचित्र क्या दिखाता है? तो यह मानचित्र भारत के राष्ट्रीय महामार्ग और प्रमुख बंदरगाहों को दिखाता है। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण महामार्ग कोणत्या दोन शहरांना जोड़ला आहे? उत्तर दक्षिण महामार्ग, ये आप लोग देख रहे हैं उत्तर दक्षिण महामार्ग। तो यहाँ पर सबसे उत्तर में आपको मिलेगा श्रीनगर, सबसे उत्तर में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं श्रीनगर है। और इसके बाद अगर हम दक्षिण में जाएं तो ये दक्षिण में है कन्याकुमारी। तो ये किन किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है। पूर्व किनाऱ्यावरील प्रमुख दोन बंदरगाहाची नाम लिखा। तो पूर्व पश्चिम आप लोगों को मालूम है, तो पूर्व किनारा के किन्हीं दो बंदरगाहों का नाम लिखो। बंदरगाह हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसको बंदरगाह कहेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ऐसा जो चित्र है वो बंदरगाह को दिखाने वाला चित्र है। तो हम लोग पूर्वी किनारा में ऐसे कई सारे बंदरगाह देख सकते हैं। इसको मानचित्र को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, ये है कोलकाता हल्दिया, इसके बाद है यहाँ विशाखापट्टनम, इसके बाद है यहाँ चेन्नई। तो ये कई सारे बंदरगाह हैं। आगे का प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बंदर, महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख बंदरगाह है मुंबई। तो ये मानचित्र हम लोग इसका अध्ययन कर लिए। इसी तरह परीक्षा में आएगा और फिर यहाँ भारत के नक्शे में ये सब चीज़ों को दिखाओ, तो ये हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग केवल मानचित्र पढ़ना समझ लेते हैं। अब यहाँ ब्राज़ील का मानचित्र है बच्चों, और इस पर नीचे आधारित प्रश्न है, अमेजन नदी खोऱ्याची उंचीची कक्षा सांगा। तो अमेजन नदी का जो कछार है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये अमेजन नदी का कछार है। तो अमेजन नदी के कछार की ऊंचाई कक्षा बताओ। तो इसका बहुत गाढ़ा हरा रंग है, तो गाढ़ा हरा रंग है 0 से 200। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गाढ़े हरे रंग को दिखाया गया है 0 से 200। तो हम बता सकते हैं कि इसकी कक्षा क्या है, 0 से 200। अमेजॉनचे खोरे कोणत्या दोन उच्च भूमीच्या दरम्यान आहे? अमेजन नदी का जो कछार है इन किन दो उच्च भूमियों के बीच में है? तो हम लोग बच्चों पाठ में पढ़ते समय भी हम लोगों ने देखा था, ये ब्राज़ील की उच्च भूमि है और गियाना की उच्च भूमि है। इन दोनों के बीच में ये अमेजन नदी का कछार है। तो हम लोग ऐसा उत्तर लिख सकते हैं, गियाना उच्च भूमि और ब्राज़ील के उच्च भूमि। इसके बाद अगला प्रश्न है, पिको डी नेबलिना पर्वत शिखरांची ऊंची किती? तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, पिको डी नेबलिना जो ब्राज़ील का सबसे ऊंचा शिखर है, ये जो तिकोना बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 3014 मीटर। कितनी है? 3014 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कटिंगा क्षेत्र ब्राज़ीलच्या कोणत्या दिशेत आहे? तो कटिंगा, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है कटिंगा। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में है। और ब्राज़ीलच्या दक्षिणेस कोणत्या गवतात प्रदेश आहे? ब्राज़ील के दक्षिण में कौन सा घास वाला प्रदेश है? तो यहाँ पर बच्चों दिख रहा है पंपास घास का प्रदेश है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर इसके बाद ब्राज़ील के नक्शे में इन चीज़ों को दर्शाइए। फिर से भारत का मानचित्र है,
और भारत के मानचित्र में यहाँ पर दिखाया है ये प्राकृतिक मानचित्र है। प्राकृतिक विभागों का अध्ययन करना है। जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि ये जो है ये उत्तर पर्वतीय भाग है, ये बीच में दूसरा देश है नेपाल भूटान है, तो उत्तर पर्वतीय भाग है। इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ये भारत का मैदानी प्रदेश है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग है। और इसके बाद समुद्र तटवर्ती मैदान, ये इधर का समुद्र तटवर्ती मैदान है, इधर का पूर्वी तटवर्ती मैदान, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इस पर आधारित प्रश्न है, विंध्य पर्वत कोणत्या नदी खोऱ्याचे जल विभाजक आहे। विंध्य पर्वत किस नदी के कछार का जल विभाजक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत किस नदी का जल विभाजक है। तो यहाँ पर ये नदी दिखाई दे रही है, ये नर्मदा नदी। तो आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं, नर्मदा नदी का जल विभाजक है। द्वीपकल्पावरील दक्षिण वाहिनी नदीचे नाव काय आहे। तो द्वीपकल्प में यानी प्रायद्वीपीय भाग में दक्षिण बहने वाली नदी का नाम क्या है। तो ये दक्षिण वाहिनी नदी है बच्चों कावेरी नदी। ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो ये कावेरी नदी है, दक्षिण वाहिनी नदी। इसके बाद है अरावली पर्वतीय छोटा नागपुर पठारा दरम्यान असलेल्या पठारांचे नावे लिहा। अरावली पर्वत छोटा नागपुर पठार के बीच में कौन कौन से पठार हैं उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये है अरावली पर्वत और इसके बाद है ये मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा छोटा नागपुर का पठार। तो इन दोनों के बीच में अरावली पर्वत और छोटा नागपुर के पठार के बीच में मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये पठार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व घाटातील शिखरांचे नाव लिहा। पूर्वी घाट के शिखर का नाम लिखिए। तो पूर्वी घाट के शिखर का नाम यहाँ पर किताब के मानचित्र में अच्छी तरह से दिखाई देगा, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आप लोग देख लेना। और अगला प्रश्न है सह्याद्री पर्वतची उंची कोणत्या दिशेने बढ़ जाते। सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है। तो दक्षिण दिशा में। फिर ये मानचित्र ब्राज़ील के मानचित्र को दिखाना है और फिर से यहाँ भारत का मानचित्र है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ये इसमें क्या दिखाया गया, राष्ट्रीय महामार्ग और प्रमुख बंदरगाह। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से ऊपर भी आया था। वाहतूक सेवांचे कोणकोणते प्रकार नकाशामध्ये दिसत आहे, यानी परिवहन के कौन कौन से मार्ग इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सड़क मार्ग और जल परिवहन, सड़क मार्ग और जल मार्ग यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं। कोणत्या भागात रस्ते मार्गाची घनता आहे। तो भारत के उत्तरी भाग में यानी उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश है, वहाँ पर सघन है।
पूर्व किनारावरील दोन बंदरगाहाची नाव लिहा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देखे थे, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। और श्रीनगर कन्याकुमारी दोनों शहरों को जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? तो ये उत्तर दक्षिण महामार्ग, इसका नाम है उत्तर दक्षिण महामार्ग। और भारताच्या कोणत्या भागात वाहतूक मार्गाचे जाळे विरल आहे? तो भारत के पश्चिमी भाग में, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पश्चिमी भाग में, यानी राजस्थान का रेगिस्तानी जो प्रदेश है वहाँ पर विरल है। पूर्व पश्चिम महामार्ग कोणत्या दोन शहरांना जोड़तो? तो पूर्व पश्चिम महामार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पूर्व पश्चिम महामार्ग जो दिखाया गया है, ये आप लोग देख रहे हैं हरे कलर में डॉट डॉट। तो ये देखो ये गया है। तो ये कौन कौन से मार्ग, कौन कौन से शहर को जोड़ता है? तो यहाँ पर है कांदला, और यहाँ पर है दिसपुर, गुवाहाटी दिसपुर, इन दो शहरों को जोड़ता है। तो इसके बाद बच्चों फिर 5वां प्रश्न है। अभी चौथे प्रश्न में जो मानचित्र भरने का काम है वो हम लोगों को सीखना है, तो वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद भौगोलिक कारण लिखिए, और उसके बाद है ये 6वां प्रश्न है, रेखालेख तैयार करो, स्तंभालेख तैयार करो, या इन प्रश्नों इसको देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग इन प्रश्नों को लिखते जाएं समय निकाल कर, क्योंकि लिखने से आपको दो तरह का फ़ायदा होगा कि एक तो उसकी तैयारी हो जाएगी, दूसरे लिखने का अभ्यास होगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल पूरी तरह बैठे हैं और इसमें लिखने का अभ्यास छूट जाएगा तो 3 घंटे लगातार परीक्षा हाल में लिखना ये आप लोगों के लिए बड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा। तो यदि आप लोग इसको लिखते जाएं तो बहुत मदद मिलेगी, साथ साथ उसकी तैयारी भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद परीक्षा में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।